नमस्कार प्यारे दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग जब बात करते हैं एकात्मक और संघात्मक सरकार के बारे में, यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, यूनिटरी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट भी से हम कह सकते हैं, एकात्मक सरकार या संघात्मक सरकार या एकात्मक व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था। तो मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बता दूं कि जैसे हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को जब देखा था, जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा और जब हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखे, तो वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के बेस पर वर्ल्ड के गवर्नमेंट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया था। समझ रहे बात को? ऑन द बेसिस ऑफ या रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, वर्ल्ड्स गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू कैटेगरीज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर विश्व के शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था, संसदीय और अध्यक्षीय। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं एकात्मक और संघात्मक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्वरूप के आधार पर वर्ल्ड्स गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, विश्व के शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, एकात्मक और संघात्मक। तो मैं प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करें कि एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, तो सबसे पहले एकात्मक की बात करते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट किसे कहते हैं, है ना। यूनिटरी गवर्नमेंट मींस ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक ही स्तर पे सरकारें यहाँ पर होती हैं, एक ही स्तर पर एक लेवल पर ही सरकारें होती हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में। लेकिन यदि एकात्मक शासन व्यवस्था में कुछ राज्यों में भी यदि सरकारें होती हैं, इफ फाउंड इन स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑन आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि ध्यान से सुनिएगा, किसी बात मेरे बात मैं बताने जा रहा हूं, कॉपी पे जरूर आप लिखते चलेंगे इस बात को कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक स्तर पर ही सरकारें होती हैं, और यदि कहीं न कहीं राज्यों में सरकारें पाई भी जाती हैं अपवाद स्वरूप, तो वे राज्य सरकारें केंद्र के प्रति ही उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि राज्यों को शक्तियां केंद्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है ऐसी शासन व्यवस्था में। एकात्मक शासन व्यवस्था में प्यारे दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो एक स्तर की सरकार कहेगा वही काम होगा। एक मैंने समझाया इसका डेफिनेशन देकर के आपका एकात्मक शासन व्यवस्था को। अब इसी के हम लोग कंपेयर में यदि फेडरल सिस्टम की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म मींस पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Federalism means powers are divided between different level and more level of government. संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं कि जहां पर दो स्तर पे सरकारें होती हैं, दो या दो से अधिक स्तर पर भी सरकारें हो सकती हैं, केंद्र में और राज्य में, खैर अगर भारत के कंटेंट में देखा जाए तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो भारत में तो तीन स्तर पे सरकारें हैं। 3 levels of government found in India: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं उन्हें आप लोग पंचायतों से नाम से जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आप नगर पालिकाओं के नाम से जानते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं। ये लोकल लेवल हो गए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो सरकारें होती हैं वे दो स्तर पर जरूर होती हैं, और दोनों स्तर की सरकारें अपनी शक्तियां अपने देश के संविधान से प्राप्त करती हैं, एकात्मक की तरह नहीं कि राज्य सरकार अगर राज्य है भी अगर
खैर एक स्तर की सरकार ही मजबूत है, लेकिन यदि राज्यों में सरकारें पाई भी गई तो राज्य केंद्र के प्रति उत्तरदायी होंगे, मतलब राज्यों को शक्तियां केंद्र के द्वारा ही मिलेगा। ये एकात्मक में होता है, लेकिन संघात्मक में क्या होता है, यहाँ पर दो स्तर पर सरकारें होती ही होती हैं। जरूरी है, होना आवश्यक है कि दो स्तर पर सरकारें यहाँ पर होंगी ही होंगी, और दोनों स्तर की सरकारें अपनी शक्तियां अपने देश के संविधान से प्राप्त करती हैं। जैसे प्यारे दोस्तों, अब एक लक्षण की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सिंपल सी एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यदि एक रूम में यदि एक ही बच्चा रहता है, किसी रूममेट को नहीं रखा है, तो उसकी वहां पर एकात्मकता स्वतंत्र रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा। या माता पिता का यदि कोई लड़का, यदि एक ही लड़का है, तो उस घर में उसकी स्वतंत्रता, आजादी एकात्मक शासन व्यवस्था की तरह रहेगी। यदि मौसी का लड़का, यदि उसका चला भी आता है उस घर में, यदि मौसी का लड़का उसका उस घर में चला भी आता है, उसका भाई भी लगता है, तो उतना अधिकार नहीं जताने पाएगा जितना माता पिता का इकलौता लड़का का अधिकार होगा। क्योंकि जो मौसी का लड़का रहेगा उसे शक्ति कहां से मिलेगी, तो इकलौता लड़के से उसको शक्ति मिलेगी, क्योंकि वह मौसी का लड़का इकलौते लड़के के घर गया है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में यदि माता पिता के दो लड़के हो जाते हैं, तो जब दो लड़के रहेंगे तो दोनों में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी शक्तियां अपनी माता पिता से प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था में यदि दो स्तर के सरकारें हैं, तो वे अपनी शक्तियां अपने देश के संविधान से प्राप्त करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। अब आइए इसकी कुछ विशेषताओं को देखें हम लोग। इसके हम लोग थोड़ा सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था वैसे देशों में पाया जाता है जहां पर जो है एकहरी नागरिकता होती है। क्या होती है यहाँ पर? एकहरी नागरिकता होती है, एकहरी नागरिकता। और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दोहरी नागरिकता होता है, दोहरी नागरिकता। और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यहां पर एकहरी न्यायपालिका होता है, एकहरी न्यायपालिका होता है। जबकि यहां पर देखेंगे आप लोग तो दोहरी न्यायपालिका होता है। दोहरी न्यायपालिका होता है प्यारे दोस्तों, समझ गए। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है वह शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं। जबकि यहां पे जब आप देखते हैं तो यहां पे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। समझ रहे हमारी बात को? यहां की जो संविधान होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान होता है वह लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। और यहाँ पे कठोर होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? कठोर संविधान यहाँ पे होता है। समझ गए? यहाँ की लिखित संविधान होती है। कठोर संविधान के बाद क्या होता है? यहाँ पे लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान यहाँ पे होता है। यहाँ पे विधि का शासन होता है, विधि का शासन होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एकात्मक एकहरी नागरिकता, यहाँ पर दोहरी नागरिकता। एकात्मक में एकहरी नागरिकता का मतलब होता है केवल देश की नागरिकता, केवल केंद्र की नागरिकता। जैसे हमारे यहाँ भारत में एकहरी नागरिकता है, क्योंकि लेकिन एक अपवाद इसका था जम्मू कश्मीर। लेकिन जब से 370 को हटाया गया प्यारे दोस्तों, तब से भारत में पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात में लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक, ये पूरा जो क्षेत्र हो गया आपका, सब जगह एकहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम भारत के नागरिक माने जाते हैं। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मकता शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट अगर आपको देखने को मिलेगा तो अमेरिका में मिलेगा, यूएसए में मिलेगा।
और यह बड़े देशों में पाया जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे देशों में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब दोहरी नागरिकता का मतलब वहां पर दोहरी नागरिकता है, मतलब केंद्र की अलग और राज्य की अलग। और एक घरी न्यायपालिका की बात करें, यहाँ पर एक स्तर की न्यायपालिका ही सर्वोच्च है और वह न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, वह न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है। जबकि यहाँ पे न्यायपालिका जो जैसे अमेरिका में है संघात्मक में न्यायपालिका जो होता है वह राज्य की न्यायपालिका भी सर्वोच्च है और केंद्र की न्यायपालिका भी सर्वोच्च होता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन यहाँ पर नहीं होता केंद्र और राज्यों के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्लियरली नहीं मेंशन होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्लियरली होता है। जैसे भारत में अकॉर्डिंग टू थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के द्वारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इस शक्तियों का विभाजन कहलाता है। संविधान यहाँ की लचीला होता है, यहाँ का संविधान कठोर होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटेन संघात्मक जहाँ पर होगा, जहाँ पर भी दो लोग संघात्मक होंगे वहाँ का संविधान लिखा हुआ होना चाहिए, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी, विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लिखित संविधान होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन यहाँ पे होता है। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका भी होता है प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका। और सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण भी यहाँ पे होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ भारत के कंटेंट में अगर हम देखें कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। जैसे जब एकात्मक में आप भारत में देखेंगे तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भी एकात्मकता का लक्षण है, क्योंकि राज्य सरकारें सही से शासन को संचालित कर रही हैं या नहीं, इसे देखने का जिम्मेदार के लिए केंद्र सरकार राज्यपाल को राज्यों के सर के पीछे पीछे जो है सो अपॉइंटमेंट कर देता है। अब राज्यपाल देखता रहता है कि राज्य सरकार राज्य में अगर कहीं भी असंवैधानिक तरीके से अगर कार्य होगा तो असंवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, तो राज्यपाल तुरंत इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति शासन लागू करवा देगा। तो मतलब ये एकात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है कि सभी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और एकात्मकता का क्या लक्षण है भारत में? तो अनुदान के लिए, फंडिंग के लिए राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, केंद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये भी एकात्मकता का लक्षण है। इमरजेंसी के समय केंद्र का शक्तिशाली होना, जब आपातकाल लगता है तो उस समय केंद्र का शक्तिशाली हो जाना, ये एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण आप यहाँ पर भी देखते हैं कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वहां का सबसे बड़ा लक्षण एक और आप यहाँ पर मैं बता सकता हूं आपको कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपना डिसीजन पूर्णतः स्वतंत्र तरीके से लेती तो हैं, लेकिन कुछ कुछ मामलों में केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करता है और केंद्र के परमिशन के बिना वे कानून नहीं बना सकते हैं। ये सब जो मामले हैं मेरे यहाँ ये एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। तो अब भारत को क्या माना जाए प्यारे दोस्तों? भारत में देखिए एक हरी नागरिकता भारत में है, एक हरी न्यायपालिका भारत में है, लेकिन ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते। ये भी भारत में नहीं, दोहरी नागरिकता भी नहीं, दोहरी न्यायपालिका भी नहीं, ये भी भारत में नहीं पाया जाता। लेकिन ये सब तो पाए जाते हैं, लेकिन ये भारत में नहीं पाया जाता। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं, यह भारत में जो है सो नहीं पाया जाता, क्योंकि भारत में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। समझा रहा? भारत में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं। तो दोनों का तो लक्षण भारत में पाया जाता है ना भाई, एकात्मकता का भी पाया जा रहा है, संघात्मकता का भी पाया जा रहा है। ये भी है भारत में, ये भी है भारत में, ये भी है भारत में। लचीला भी संविधान का कुछ पार्ट है हमारे यहाँ, क्योंकि लेस रिजिड एंड मोर फ्लेक्सिबल, लचीला ज्यादा कठोर कम है, ये तो है ना भारत में। तो भारत को क्या माना जाए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्वानों ने भारत को कहा कि भारत एक अर्ध संघीय देश है, भारत एक क्वशी फेडरल कंट्री है। क्या है? भारत एक क्वशी फेडरल है, अर्ध संघीय देश है। भारत में संघात्मकता का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था भारतीय संविधान में, वह कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया है। कहां से? कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। और जब हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया तो संघात्मकता में हम लोगों ने और चीजों को जोड़ा, इसमें केंद्र का शक्तिशाली होना, मतलब केंद्र सरकार शक्तिशाली मेरे यहाँ होता है प्यारे दोस्तों।
तो इस तरह से आज आपने एकात्मकता और संघात्मकता के बारे में अच्छी तरह से चीजों को समझा। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आप तक अच्छी तरह से पहुंच गई होंगी प्यारे दोस्तों, और यदि कुछ बातें नहीं पहुंची होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन को मेंशन कीजिएगा जो आपको समझ में नहीं आया। मैं बहुत विस्तृत से उसको समझाने का कोशिश करूंगा। और आप प्यारे दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को बहुत ही मेहनत से हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी से काम कर रहे हैं। मैं आशा भी करता हूं कि हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं वे लोग भी बहुत एनर्जेटिक होकर के चीजों को पढ़ें, कंटेंट को पढ़ें, और जो भी उनको क्वेश्चन पूछना हो वे क्वेश्चन बखूबी पूछ सकते हैं। उनका वेलकम है प्यारे दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जरूर इसे फैलाना है, तन मन धन से फैलाना है। बस यही हमारी आशा है आपसे। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों। नमस्कार।